हेलो गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। आज के सेशन में हम बात करेंगे 8 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की। आगामी एग्जाम्स बैंक एसएससी रेलवेज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मेरा नाम है विकास शर्मा। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे। भारत का जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल है वो कौन सा है? ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जीके का आपको पता होना चाहिए कि जो नेशनल एक्वेटिक एनिमल वो कौन सा है। ब्लू व्हेल है, गंगाज रिवर डॉल्फिन है, या फिर डुगोंग है, या फिर क्रोकोडाइल है। कौन सा है वो आप सही ऑप्शन कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो की जो पूरी पीडीएफ है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बहुत सारी नई चीज़ें मिलेंगी करंट अफेयर्स के अलावा, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा। और हमारा जो ईयरली करंट अफेयर्स का प्लान है उसमें आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही सिस्टमेटिकली फॉर्मेट में दी गई हैं। भारत ने हाल ही में नॉन फॉसिल फ्यूल्स आधारित बिजली क्षमता का कौन सा प्रमुख मील का पत्थर जो है वो यहाँ पर पार किया है? विच मेजर माइलस्टोन हैज़ इंडिया रिसेंटली क्रॉस्ड इन इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। तो अभी क्या हुआ है कि भारत ने अगस्त 2026 में 300 गीगावाट जो नॉन फॉसिल फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है इसको इन्होंने क्रॉस कर दिया है। अभी जो यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी हैं इन्होंने इस चीज़ के बारे में जो है बताया कि पिछले 12 सालों में जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वो लगभग 400% जो है वो बढ़ गई है। और अब हमने अभी क्रॉस किया है 300 गीगावाट का जो इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी। तो भारत का अब अगला लक्ष्य 2030 तक है जिसमें 500 गीगावाट जो इंस्टॉल्ड नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी को हम लोग 2030 तक जो है अचीव करने वाले हैं। और भारत ने जून 2025 में ही नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्स से 50% जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी है वो हासिल कर ली थी, जो कि 2030 के लक्ष्य से 5 साल पहले ही है। तो ये एक अच्छा अचीवमेंट है यहाँ पर। और की हाइलाइट्स में हम हर इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताते हैं, जैसे कि पीएम सूर्याघर मुफ्त बिजली योजना, द स्कीम है सरपास 50 लाख हाउस होल्ड्स। रूफ टॉप सोलर, ये क्या है? टोटल इंस्टॉल्ड रूफ टॉप सोलर कैपेसिटी जो है ये 14 गीगावाट से ज़्यादा हो चुकी है। तो ये सब चीज़ें भी आप लोग एक बार रीड कर लिया करिएगा। अकॉर्डिंग टू द आरबीआई डेटा for June 2026, what was the year-on-year credit growth registered by non-banking financial companies NBFCs? अभी क्या हुआ है कि जून 2026 में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं इनके द्वारा जो क्रेडिट है वो ईयर ऑन ईयर की अगर हम बात करें तो लगभग 14.4% का है। और ये जो है बढ़कर 57.8 लाख करोड़ का ये हो चुका है। ठीक है। और एक साल पहले जो है ये ग्रोथ रेट 11.1% थी। यानी इस बार जो है कर्ज देने की जो क्रेडिट देने की रफ्तार है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। और इस बार आपने देखा होगा कि जो रिटेल क्रेडिट है वो इस ग्रोथ का सबसे बड़ा ड्राइवर निकल कर आया है, जो 20.3% बढ़कर 25.6 लाख करोड़ रुपए तक जो है ये पहुंच गया है। दूसरी जो ज़रूरी चीज़ है वो रिटेल क्रेडिट के अंदर जो गोल्ड लोन्स हैं इसमें 69.3%, कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स में 46.8% और व्हीकल लोन्स में 15.2% और हाउसिंग लोन्स में 11.4% की जो बढ़ोतरी है वो हमें यहाँ पर देखने को मिली है। एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2026 में जो वुमेन की 15 kg कैटेगरी है उसमें रजत किसने जीता है? तो हु वॉन द सिल्वर इन द वुमेन्स 45 kg कैटेगरी एट द एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप 2026। तो ये क्वेश्चन स्पोर्ट्स कैटेगरी का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी क्या हुआ है कि जो भारत के वेट लिफ्टर हैं जिनका नाम है तितली माझी, तो ये तितली माझी ने ताशकंद उज्बेकिस्तान में जो एशियन यूथ जूनियर वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप है तो इसमें सिल्वर मेडल जो है वो यहाँ पर अपने नाम पर किया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और जो वुमेन कैटेगरी होती है 45 kg की तो उसमें इन्होंने हिस्सा लिया। और जो तितली हैं इन्होंने स्नैच में 65 kg और क्लीन एंड जर्क में 80 kg का वेट जो है वो यहाँ पर उठाकर टोटल वेट 145 kg यहाँ पर रिकॉर्ड किया था। और इनको सिल्वर मिला हुआ है तीनों कंपोनेंट्स में, स्नैच, क्लीन एंड जर्क। ठीक है। और भारत की जो परिष्मिता गोगोई हैं इन्होंने जो है गोल्ड जीता है स्नैच में 65 kg और टोटल 141 kg के साथ जो है ओवरऑल जो है ये 4th पोजीशन पर बेसिकली रही थी। और ये जो चैम्पियनशिप है यो ताशकंद उज्बेकिस्तान के जो है इस प्लेस पर हो रही है और ये कंटिन्यू रहेगी 14 अगस्त 2026 तक। यूएस सीनेट ने रूस से संबंधित किस विधेयक को पारित यहाँ पर किया है?
तो अभी रिसेंट में क्या हुआ है कि जो अमेरिकन जो सीनेट है, इन्होंने एक बिल है जिसका नाम है लिंडोसे ओ ग्रेमन सैंक्शनिंग रशिया एंड ईरान एक्ट ऑफ 2026 बिल। तो इसको 8611 से जो है यहाँ पर पारित किया गया। अब इस बिल के तहत क्या होगा कि जो अमेरिकी प्रेसिडेंट हैं, इनको उन देशों पर 100% तक टैरिफ जो है वो लगाने की जो है यहाँ पर एक मैं कह सकता हूँ कि कमांड मिल जाती है, अनुमति मिल जाती है, ताकि वो रूस में ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल या नेचुरल गैस जो है, जो लोग भी रूस से ज़्यादा ऑयल या नेचुरल गैस खरीदते हैं उनके ऊपर जो है ये एक्स्ट्रा टैरिफ लगा सकते हैं। तो ये 100% टैरिफ लगाने की जो अनुमति है वो इनको यहाँ पर मिल जाती है। तो आपने भी देखा होगा कि अमेरिका कितना कंट्रोल करता है भारत के लिए भी कि आप रूस से तेल खरीद सकते हो या नहीं खरीद सकते हो। जब कई बार कुछ क्राइसिस ऐसा है कि ईरान पर ऑलरेडी इन्होंने अटैक कर रखा है, तो जब ये ऑयल क्राइसिस है तो इसलिए इन्होंने 1 महीने के लिए भी अलाउ भी कर दिया था। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं इसमें काफ़ी हद तक जो अमेरिका है इसकी जो डॉलर डोमिनेंट है वो ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलती है। इस लिस्ट में जो टॉप 5 कंट्रीज़ हैं वो आप देखोगे चाइना, इंडिया, अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया है। ये सिर्फ जो बिल है वो इन्हीं 5 देशों पर अभी लागू होगा। तो ये मैं कह सकता हूँ कि एक भारत के लिए बहुत अच्छा सिग्नल तो नहीं है, क्योंकि इस बिल की वजह से अमेरिका अपनी पूरी मोनोपोली जो है वो भारत पर यहाँ पर दिखाएगा। इस कानून में जो रशियन ऑफिशियल्स हैं और जो ऑलिगर्स, जो धन कुबेर बड़े बड़े माने जाते हैं, और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं और रूस के जो शैडो फ्लीट है, इन पर भी पाबंदी लगाने की बात है। साथ ही ईरान से जुड़े जो प्रतिबंध हैं इनको भी यहाँ पर बढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेंगी। अकॉर्डिंग टू द PCI, UPI पेमेंट्स विल रिमेन फ्री फॉर होम। PCI के अनुसार जो UPI भुगतान है वो किसके लिए मुफ्त यहाँ पर रहने वाला है? कंज्यूमर एंड स्मॉल मर्चेंट्स। तो अभी क्या हुआ है कि जो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया PCI ने क्लेरिफाई कर दिया है कि जो UPI ट्रांजेक्शन्स हैं वो फ्री ही रहेंगे कंज्यूमर्स के लिए। जैसे ही आपने देखा कि अभी रिसेंट में एक बिल जो है वो पास होता है और लोगों के मन में ये सवाल आ जाता है कि अब जो है UPI करोगे तो आपको पैसे चार्ज देना पड़ेगा। तो अभी जो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया है PCI, इन्होंने क्लेरिफाई कर दिया है कि UPI ट्रांजैक्शन जो है ये फ्री रहेंगे जितने भी जो आम ग्राहक है इन सभी के लिए। जो छोटे दुकानदार है, स्मॉल मर्चेंट, जैसे कि नेबरहुड हो गया, किराना स्टोर्स हो गया, पड़ोस की दुकान है, इन पर भी बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के UPI पेमेंट से लेते रहेंगे। ये क्लेरिफिकेशन तब आया जब कुछ बिजनेस ओरिएंटेड जो UPI ट्रांजैक्शंस पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट MDR लगाने को लेकर जो है तेज बहस यहाँ पर चल रही थी। अभी आप ये समझ लें कि जो ये कम्युनिकेशन हुआ है इससे बैंक और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक सस्टेनेबल रेवेन्यू मॉडल, मुनाफे और जो एक स्थिरता का मॉडल है वो बनाना है, ताकि आम ग्राहकों और छोटे कारोबारियों को बचाया भी जा सके। और इन्होंने जो अभी टैक्स रिलेटेड एक संसद में जो अमेंडमेंट किया है ना, तो उसके बाद जो है ये ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर निकल कर आई और यही आ रहा है कि आम ग्राहकों पर सीधा चार्ज लगाने के बजाय जो बिजनेस डायरेक्टेड डिजिटल ट्रांजैक्शंस हैं इन पर जो है MDR यहाँ पर लगेगा। तो यही सलाह दी गई है कि दुकान पर जब आप सामान खरीदते जाओ गूगल पे या फ़ोन पे से पेमेंट करना। अभी जो है कई बार कहा जा रहा है कि ये मुफ्त रहेगा या नहीं रहेगा, लेकिन गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम कंज्यूमर्स पर कुछ नहीं करने वाले हैं और ये जो है छोटे दुकानदार जो है इनके ऊपर भी कुछ इसका खास फ़र्क नहीं देखने को मिलेगा। भारतीय वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित नए क्वांटम नेटवर्क प्रोटोकॉल का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू क्वांटम नेटवर्क प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाय द इंडियन साइंटिस्ट? तो अभी क्या हुआ है कि जो बोस इंस्टीट्यूट कोलकाता है, तो इसके जो वैज्ञानिक हैं दीपनाथ और प्रोफेसर सोमन रॉय, इन्होंने क्वांटम नेटवर्क्स के लिए एक नया थ्योरेटिकल प्रोटोकॉल जो है वो बनाया, जिसका नाम रखा गया है जनरल कंकरेंस परकोलेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे GCP। तो GCP के पीछे 2 बड़े साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर दीपनाथ और डॉक्टर सोमन रॉय। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। GCP जो है इसका मेन एम यही रखा गया है कि नेटवर्क में स्ट्रॉन्ग इंटेलिजेंट कनेक्शंस बनाकर लॉन्ग डिस्टेंस क्वांटम कम्युनिकेशन जो है उसको यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होने से बचा कर रखना। तो जो पुराना तरीका था उसके बीच में आप देखते होंगे कि नेटवर्क स्टेशंस डिस्कनेक्ट अलग हो जाते थे, लेकिन GCP एक जियोमेट्रिक रूटीन स्ट्रेटजी है और इसका इस्तेमाल करके जो है जो छोटे कम्युनिकेशन पाथ पर जो इंटेलिजेंट है उसको और भी ज़्यादा मजबूत यहाँ पर करना। तो एक रिसर्च हुई थी तो उससे ये पता चलता है कि GCP पुराने प्रोटोकॉल्स के मुकाबले कम परकोलेशन इंटेंजलमेंट थ्रेशोल्ड पर भी नेटवर्क कनेक्टिविटी जो है वो यहाँ पर हासिल कर सकता है। तो इस
शानदार रिसर्च को अमेरिकन फिजिकल सोसाइटी की जो बहुत ही फेमस जर्नल है फिजिकल रिव्यू ए पब्लिश, इसमें प्रकाशित यहाँ पर किया गया है। तो इस वजह से ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला होगा। Who won the silver in men's javelin throw at the World Athletics U Under-20 Championship? तो विश्व एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 में जो मेल्स की भाला फेंक स्पर्धा थी उसमें रजत जो है वो किसने जीता है? तो इंडियन जेवलिन थ्रोअर जो है आशीष यादव। तो इन्होंने जो है एक यूएसए में जो ये ओरेगोन यूगेन में जो ये प्रतिस्पर्धा हो रही है वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप, तो इसमें इन्होंने जो है ये मेडल जीता है और ये कई मायनों में अहम है। आशीष यादव ये रिलेटेड हैं जेवलिन थ्रो भाला फेंक से और इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है यूएसए में जो ओरेगोन यूगेन में जो ये 2026 वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप है। इनका बेस्ट जो था 74.09 था और थर्ड अटैम्प्ट में इन्होंने अचीव किया। और साउथ अफ्रीका के जो जैन हैंड्रिक हैं इन्होंने जो है गोल्ड जीता है 80.50 पर। ठीक है, तो ये कई मायनों में अहम यहाँ पर होगा। हाल ही में किस राज्य के जीआई टैग प्राप्त मिथिला मखाना की 18 मीट्रिक टन की पहली समुद्री खेप जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के लिए निर्यात की गई है? तो अभी जो मिथिला मखाना है विच रिसेंटली मेड इट्स फर्स्ट एवर सी रूट एक्सपोर्ट ऑफ 18 मीट्रिक टन्स टू ऑस्ट्रेलिया। तो अभी जो बिहार का फेमस मखाना होता है ना, तो इसको सी रूट के जरिए 18 मीट्रिक टन जो है वो जीआई टैग्ड मिथिला मखाना है, इसको भी एक्सपोर्ट किया गया। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये जो कंसाइनमेंट है इसको सीधे बिहार के दरभंगा ज़िले के किसानों से ख़रीदा गया है। तो ये प्रोक्योर्ड हुआ है डायरेक्टली दरभंगा के जो किसान हैं बिहार में, वहाँ से इनको लिया गया है। और ऐसा करने से जो किसान हैं इनको बाज़ार के मौजूद भाव जो है उसमें लगभग जो है 18% का बड़ा मुनाफा रिटर्न जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इस पूरी जो शिपमेंट है इसको फैसिलिटेट जो वो किया है एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। और मिथिला मखाना को साल 2022 में जो जीआई टैग है वो यहाँ पर दिया गया था। जीआई टैग का आप लोग जानते होंगे मतलब कि उस पार्टिकुलर रीजन के अंदर वो बहुत ही फेमस चीज़ है जिससे कि उस एरिया को भी जाना जाता है। ठीक है, जैसे कि केसर कश्मीर का हो गया, तो ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं। DPIIT ने स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए कितने MOU साइन यहाँ पर किए हुए हैं? क्वेश्चन कह रहा है कि जो हाउ मेनी MOUs डिड DPIIT साइन टू स्ट्रेंथन द स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री है, तो इसके जो अंदर आने वाले DPIIT ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए 5 जो है नए MOU जो है इस पर अभी हस्ताक्षर किए। तो इन 5 जो पार्टनर्स हैं इनके नाम पर आप देख सकते हैं जो है कैश फ्री पेमेंट्स हैं, डार्विन डायनेमिक्स है, वल्चर इंडिया, कास्ट 24 सर्विसेज एंड काउंसिल फॉर द स्टार्टअप इंडिया। तो ये सब यहाँ पर 5 जो पार्टनर्स हैं। तो ये जो पार्टनरशिप है वो डिजिटल पेमेंट्स, फिनटेक, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI मोबिलिटी वगैरह, तो इन सब जैसे बड़े फील्ड्स को जो है वो यहाँ पर कवर करती है। और इसमें जो है डार्विन डायनेमिक्स खास तौर पर टियर 2, टियर 3 और जो रूरल एरियाज़ हैं इसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसको बढ़ावा देगा, जबकि वल्चर इंडिया क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर सपोर्ट देगा। कास्ट 24 की बात करेंगे तो ये जो ऑटोटेक स्टार्टअप्स हैं, AI इनोवेशन और स्किलिंग है, इसमें ये मदद करेगा। तो CSI जो है वो निवेश की तैयारी और इन्वेस्टमेंट रेडनेस जो है इन सब चीज़ों में दुनिया भर के बाजारों तक आसान यहाँ पर पहुँच बनाई जाएगी। सऊदी अरबिया, तुर्की एंड द पाकिस्तान साइंड विच एग्रीमेंट। अभी क्या हुआ है कि सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, उसका क्या नाम है? तो ये है मक्का जॉइंट एग्रीमेंट, जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट। ये बेसिकली है कि अभी आपने देखा कि पाकिस्तान जो है ना भाग भाग कर आसपास के जितने भी उसके जो मुस्लिम कंट्रीज़ है ना उनसे एक कॉपरेशन बना रहा है, जिसमें कि वो ये कह रहा है कि अगर आप पे अटैक होगा तो पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा, अगर हमारे ऊपर होगा तो आपको बीच में आ जाना है। तो अभी हुआ क्या है कि सऊदी अरबिया, तुर्की और पाकिस्तान ने सऊदी अरब के मक्का में जो अलसफा पैलेस है यहाँ पर एक ऐतिहासिक ट्राइलेटरल सिक्योरिटी पैक्ट जो है इस पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसे मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट या फिर मक्का एग्रीमेंट के नाम से जाना जा रहा है। पहली चीज़ तो ये। फिर इस समझौते का इन्होंने जो मेन जो की प्रोविज़न है वो ये रखा है कलेक्टिव डिफेंस, मतलब कि अगर किसी एक मेंबर कंट्री पर कोई आर्म्ड अटैक होगा तो उसे तीनों देशों पर माना जाएगा। आप सपोज कर लो कि अगर इंडिया है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता है अपनी एयरफोर्स से, अपनी आर्मी से,
तो ये ऐसा कहा आप समझ लें कि जो तुर्की है और जो सऊदी अरब है ये भी साथ में युद्ध में आ जाएंगे, इनके बीच में ये वाला हुआ है। तो देखते हैं आगे क्या है वैसे, लेकिन ये जो मिडिल ईस्ट में आपने देखा कि जो बढ़ती टेंशन है इसके बीच आया, ताकि तीनों देशों के बीच मजबूत जो अगर अच्छा सहयोग होगा तो जो ईरान है ना उससे ये लोग जो है थोड़ा सा बचना चाह रहे हैं। मतलब कि एक पर तो अटैक कर सकता है लेकिन 3-4 मिल जाएंगे तो फिर उसको थोड़ा सा डर लगेगा। लेकिन जो जियोपॉलिटिकल के दृष्टिकोण से देखोगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके तहत एक प्रमुख जो खाड़ी देश है सऊदी अरबिया, ये एक नाटो मेंबर देश तुर्की और परमाणु हथियार से लैस पाकिस्तान के साथ जो है एक रक्षा ढांचे के रूप में यहाँ पर आ गया है। DNRLM ने कितने ग्रामीण परिवारों को SHG में संगठित किया है? क्वेश्चन यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि जो हाउ मैनी रूरल हाउस होल्ड्स हैव बीन ऑर्गेनाइज इनटू SHG अंडर DAYNRLM। तो जो दीनदयाल अंत्योदय योजना है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, तो इसने पूरे भारत में जो है कितने रूरल हाउस होल्ड्स हैं इनको लगभग कवर किया हुआ है। तो ये हैं हमारे 10.05 करोड़। तो आप ऐसा समझ लें कि जो दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है नेशनल रूरल लिवलीहुड, तो इसने पूरे भारत में 10.05 करोड़ जो है रूरल हाउस होल्ड्स हैं, इनको लगभग 92 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इन समूह में यहाँ पर जोड़ा हुआ है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या होते हैं? मिलकर आपस में काम करना। ग्रामीण इलाकों में ये चीज़ देखी जाती है, उनके वेंचर्स जो हैं छोटे छोटे बिजनेसेस को वो लोग रन करते हैं। तो इस मिशन का मेन फोकस ये है कि जो रूरल पॉवर्टी एलिवेशन है इसको दूर करना और वुमेन एम्पावरमेंट, जो महिला सशक्तिकरण है, इसको आगे लेकर आना, और जो इनके बीच में पैसे की कमी है, फाइनेंशियल इंक्लूजन वगैरह और सब चीज़ों को जो है इनको यहाँ पर बेहतर से बेहतर बनाना। तो ये जो प्रोग्राम है वो SHG के सदस्यों को जो इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है, बैंक और संस्थाओं से कर्जा भी मिलता है इनको काम करने के लिए, और फाइनेंशियल लिटरेसी, स्किल डेवलपमेंट और लिवलीहुड अपॉर्चुनिटी जो है ये सब भी यहाँ पर दी जाती हैं। हाल ही में किस स्टॉक एक्सचेंज ने निवेशकों की सुरक्षा और ब्रोकर की जवाबदेही बढ़ाने के लिए एक ऑथराइज पर्सन्स के लिए जो है कड़े नियमों को यहाँ पर प्रस्तावित किया हुआ है? विच स्टॉक एक्सचेंज है रिसेंटली प्रपोज स्ट्रिक्टर रूल्स फॉर द ऑथराइज पर्सन्स टू एनहांस इन्वेस्टर प्रोटेक्शन एंड ब्रोकर अकाउंटेबिलिटी। तो ये क्या है? NSE ने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। तो अभी NSE ने जो ऑथराइज पर्सन्स हैं इनके लिए सख्त रूल्स और कंप्लाइंस लाते हुए जो रेगुलेशन और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन है, तो इस प्रोटेक्शन को मजबूत बनाने के लिए एक नया जो फ्रेमवर्क प्रपोजल है वो यहाँ पर इन्होंने पेश किया है। तो इस प्रस्ताव के तहत क्या होगा कि जो इंडिविजुअल AP के पास कम से कम 5 लाख रुपए नेटवर्थ होनी चाहिए, जबकि पार्टनरशिप फर्म LLP और जो बॉडी कॉर्पोरेट है ये लिमिट जो है इनके लिए 25 लाख रुपए तक की रखे गए हैं। साथ ही हर AP को स्टॉक ब्रोकर के पास 1 लाख मिनिमम डिपॉजिट भी यहाँ पर रखना पड़ेगा। और ये जो एलिजिबिलिटी तय की गई है इसके मुताबिक AP की जो न्यूनतम एज है वो है 21 साल, और पास होना चाहिए 12 पास, और 2 साल का रिलेवेंट एक्सपीरियंस, और NISM का जो एक मैंडेटरी सर्टिफिकेट है वो होना ज़रूरी यहाँ पर रखा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस यहाँ पर हैं। टू द पॉइंट क्वेश्चंस मैं हमेशा 5 आपसे डिस्कस करता हूँ, ये हैं वो 5 क्वेश्चंस। तो जिन लोगों ने लास्ट सही आंसर दिया उनके लिए मैं कहूँगा कि वेरी गुड, और अच्छा ट्राई किया आपने। क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विच RBI कमेटी रिकमेंडेड द लाइसेंसिंग ऑफ द स्मॉल फाइनेंस बैंक इन इंडिया। तो नचिकेत मौर्य कमेटी ऐसा कर रही थी, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक जरूर करा करिए, आपका एक लाइक जो है हमें काफ़ी कॉन्फिडेंस हमारा बूस्ट करता है, हम और बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आएंगे। और आगे आपको 5 और क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, इनके आंसर्स आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हर एक फील्ड से हैं, बैंकिंग से भी है, आपका GK से भी है, और एक नेशनल पार्क से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, तो आप इनको आंसर दीजिएगा। और हमारा डेली, वीकली, मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स का जो पैकेज है वो आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में मिल जाएगा। तो फटाफट जाएं और ऐप को डाउनलोड कर लें, यहाँ पर आपको सब कुछ एक ही बेस्ट फॉर्मेट में अवेलेबल कराया गया है। अगर कोई डाउट है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं दिए गए नंबर पर, और टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं आप वहाँ पर। और इस वीडियो का देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करें इस वीडियो को ताकि और भी लोग इस वीडियो से एडवांटेज ले पाएँ। थैंक यू वेरी मच गाइस, और एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच गाइस।